आज के यानी कि 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब यहाँ से डिटेल में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि अभी 26 जनवरी 2026 को हमने 77 नंबर का गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया। थीम क्या थी? वंदे भारतम के 150 वर्ष। और जिसमें हमने देखा हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे। एक तो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। और इसी मौके पर हमने देखा नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जानते थे, यहाँ पे गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे हमारी जो सेना होती है वो अपना सैन्य प्रदर्शन करती है, राज्य मंत्रालय और जो विभाग होते हैं वो अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं। और इस भव्य समारोह का समापन अभी 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट परेड के साथ होता है। और उसके बाद कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है इसकी घोषणा भी हो चुकी है और वही अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन चुका है आपके। देखो, हमने कहा कि जो गणतंत्र दिवस परेड है कहाँ पर होती है, तो आप सब आंसर क्या करोगे? कर्तव्य पथ। लेकिन प्रश्न यहीं पर आपको उलझाएगा एग्जामिनर प्रश्न दे करके कि जो हमारी पहली परेड हुई थी 26 जनवरी 1950 को, वो कहां पर हुई थी। और वो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दे देगा आपको राजपथ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही लगा के आएंगे और यही गलती हो जाएगी। कहने की बात यह है कि जो भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड हुई थी वो राजपथ पर नहीं हुई थी। तो कहां हुई थी भैया? तो नई दिल्ली के इरविन स्टेडियम, या इसको कह दो आप इरविन एम्फी थिएटर, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हुई थी। कर्तव्य पथ या राजपथ पे तो ये 1955 से होना शुरू हुई थी, तब से अभी तक वहीं पर हो रही है। 1955 में पहली बार हुई थी राजपथ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। मैंने आपको कहा एग्जाम में प्रश्न इससे बन चुका है। मेरे पास अभी वो क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी पहले झांकियों की बात कर लेते हैं। देखो, दो तरह से, मतलब अलग अलग कैटेगरी में तो मैं आपको सारी झांकियां बताऊंगा ही सही, लेकिन इसमें जो दो कैटेगरी कह दो, या आप यूं कह दो कि एक तो जूरी पैनल होता है, जो जजेस होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं, और एक होता है पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। मतलब इसमें जो आम जनता है, जो पब्लिक होती है, वो वोटिंग करती है। माई जीओवी पोर्टल होता है, उस पर आप वोट करते हो और फिर उसके अनुसार झांकी को रैंकिंग दी जाती है। तो जूरी पैनल की पहले हम बात कर लेते हैं, यही वाली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे यही वाली पूछी जाती है। तो राज्य या यूनियन टेरिटरी में अगर बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है महाराष्ट्र की झांकी को। किस थीम पर बनी थी? गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ये इसकी थीम थी। इसमें दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर की रही, तीसरे स्थान पे केरल की रही। वहीं मंत्रालयों या विभागों की झांकियों में बात करेंगे तो इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है संस्कृति मंत्रालय की, जिसकी थीम है वंदे भारतम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को पहला स्थान दिया गया। और सीएपीएफ की बात करें, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सहायक बलों में, तो इसमें दिल्ली पुलिस को टॉप पर चुना गया। और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं अलग अलग कैटेगरी, मैंने आपको बताया जूरी पैनल के हिसाब से। वहीं पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो उसकी भी मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट लगा ली, आराम से आप रीड कर सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, या पीडीएफ में भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। जैसे राज्य या यूटी में गुजरात टॉप पर है, मंत्रालयों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी में असम रेजिमेंट के मार्चिंग दल को चुना गया, और सीएपीएफ कैटेगरी में सीआरपीएफ को चुना गया। तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एक एक पॉइंट खोल के रख दिया। लेकिन फिर भी मैं सबसे ज्यादा जोर दूंगा कि बात को कम से कम अगर याद रखना चाहते हो तो कम से कम ये याद रख लेना कि राज्य या यूनियन टेरिटरी में पूछेगा तो महाराष्ट्र टॉप पर है, मंत्रालय में पूछेगा तो संस्कृति मंत्रालय टॉप पर है। ज्यादातर यही पूछता है। अगर ज्यादा डीप में जाना होगा तो फिर कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये देखो, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब मैंने इसको आपको करा दिया, अब खुद से सॉल्व करो। अब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे। अगर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो इस तरह के प्रश्न मैं आपके गलत नहीं होने दूंगा, बशर्ते आप रेगुलर रहे, कोई भी क्लास मिस न करे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून लागू किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया ने सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए विश्व का पहला व्यापक एआई कानून, जिसे एआई बेसिक एक्ट कहा जा रहा है, इसको लागू किया है। यह कानून यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट से पहले लागू हुआ है, जिसे 2027 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने लागू कर दिया साउथ कोरिया वालों ने। तो अब इस कानून के तहत होगा क्या
तो इस कानून के तहत इन्होंने कहा जो भी कंपनियां हैं उनको अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को पहले से बताना होगा कि वो एआई वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई से बनी चीजों पर उनको लेबल लगाना होगा या वाटर मार्क, कुछ भी आप कह दो, वो आपको पहले से बताना होगा। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एआई से बनी चीजें कभी कभी असली जैसी लगती है और उन्हें पहचानना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा कंपनियों को कुछ खास क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल पर इंसानों के द्वारा निगरानी करवानी होगी। इन क्षेत्रों में परमाणु सुरक्षा, पीने के पानी का उत्पादन, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं और पैसों से जुड़े काम शामिल है। और ये कानून लाने का उद्देश्य क्या है, ये सब करने का उद्देश्य क्या है? तो इन्होंने कहा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देना और साथ ही इसके संभावित जोखिमों को कम करना। तो आपको सिंपल सा एक लाइन में याद रखना है कि अभी किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून लागू किया है, तो आंसर होगा साउथ कोरिया। मैं आपको साउथ कोरिया लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो फिर, अभी चैट जीपीटी के जो निर्माता है ओपन एआई, इसने 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोला। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया था, जो दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डेल्ला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना था अल्बानिया। और ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया था। ये भारत का पहला एआई आधारित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल एआई शो 2025 हुआ था अबू धाबी में। और अभी भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होगा, अभी फरवरी में नई दिल्ली में होगा। भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारत का पहला एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का निर्माण हो चुका है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। और इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए किसे? विजय कलियंत्री को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। बाकी अभी आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम से एक एआई सिस्टम बनाया है। आइला मतलब हो गया आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो ये तो एआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। साउथ कोरिया के को याद होगा, अभी हमने पहली बार साउथ कोरिया के साथ में एक नेवल एक्सरसाइज किया था, उसका नाम है इन रोकिन, साउथ कोरिया के बुसान नौसेना बंदरगाह पर ही। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने हिस्सा लिया था। साउथ कोरिया ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान भी दिया, जिसको कहते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगमुआ, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभी मध्य प्रदेश का करने का उद्देश्य बताया, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम के तहत किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को आधुनिक बनाना, ठीक है। तो पूछेंगे यही प्रश्न कि अभी 2026 को कृषि वर्ष के रूप में किसने घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। इसी तरह से और प्रश्न याद रखना, 2-4 प्रश्न और बनते हैं आपके। जैसे कि अभी भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया था, यानी कि नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी घोषित किया था। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष, संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ये सारे 2026 वाले बता रहा हूं मैं अभी आपको। इससे पहले 2025 को भी अलग अलग वर्ष के रूप में हमने मनाया, उसमें भी कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। मैं एक काम करूंगा, अभी तो मैं आपको मध्य प्रदेश लेकर के चल रहा हूँ। 2025 कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, राजकीय पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंब, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महशीर। और क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे मध्य प्रदेश से? देखो, भारत का पहला हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहा? जबलपुर में। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला एडिशन हुआ था श्रीनगर की डल झील में अभी, और इसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर, उसमें टॉप पे मध्य प्रदेश रहा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बना। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 आया था, उसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन की कैटेगरी में इंदौर टॉपर रहा। और उसी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का नवा संस्करण में सुपर स्वच्छ लीग में, इसमें भी टॉपर इंदौर रहा। और भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया, जिसकी लंबाई है 11.96 किलोमीटर।
पीपीपी मॉडल पर आधारित ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। धार जिले में ये पहला होगा और जल्दी दूसरा भी बनेगा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जो कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज। बाकी रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, इस सारे मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। और आज के लगभग आप देखोगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। तो अभी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राज के पशु हाथी हो गया, राज के पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का फल है, कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एर्राविकुलम नेशनल पार्क हो गया, नमुडिन शोला नेशनल पार्क हो गया, इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर। क्लासिकल डांस में बात करेंगे, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। क्लासिकल लैंग्वेजेस यहाँ की है मलयालम। कुछ फेस्टिवल्स देखे तो ओणम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो विश्व उत्सव आंसर होगा, याद रखना। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमला टेम्पल भी आपको यहाँ मिल जाएगा केरल में। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। और आपको याद आएगा अभी केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था। और जो केरल सरकार के द्वारा मलयालम सिनेमा का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसे कहते हैं जेसी डेनियल अवार्ड, अभी 2024 के लिए किसे दिया गया? अभिनेत्री शारदा को दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो अभी केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर में, वहां पे एक स्थान है माया बंदर, तो वहां पे एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की अभी घोषणा की है, मंजूरी दी है। और इसको बनाने में लागत आएगी लगभग 200 करोड़ रुपए। ये 200 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 100% फंडेड होगा। मतलब केंद्र सरकार इस योजना के तहत पूरा पैसा देगी। तो ये पोर्ट, ये बंदरगाह बनने से 430 मछली पकड़ने वाली नावों के लिए सुरक्षित जगह यहाँ पर मिलेगी। हर साल लगभग 10,000 टन मछली उतारने की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। और इसमें स्मार्ट तकनीक, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ताकि मछलियों को रखने और बेचने की बेहतर व्यवस्था हो सके। तो फायदा इससे यही होगा कि इससे स्थानीय मछुआरों को एक तो रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और मछली खराब नहीं होगी। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? केंद्र सरकार ने कहां पर स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी कहां पे? माया बंदर जो स्थान है वहां पर। अच्छा, अब मैं अंडमान निकोबार आपको लेकर के चलता हूँ। उससे पहले मछलियों से संबंधित 2-4 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि अगर पूछे भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च हुआ? सिक्किम में। उसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है हमारा? तो आंसर होगा गंगा डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटनिस्टा गांगेटिका। अच्छा, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इच्थोलॉजी या मत्स्य विज्ञान आप कह सकते हो हिंदी में। और सेंटर मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको मिलेगा केरल कोच्चि में। जबकि राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में आपको मिलेगा। अभी पिछले साल 2025 में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की जो बैठक हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी। भारत ने इसको होस्ट किया था, भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया। और अभी केरल के तिरुवनंतपुरम में ही मत्स्य शक्ति परियोजना भी लॉन्च हुई थी। और याद रखना, भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। और एक बार प्रश्न पूछा गया था, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक रही थी, इसी दौरान इसको लॉन्च किया गया था। और आज के प्रश्न में भी जो हमने बात करी थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये कब लॉन्च होती है? तो 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी योजना, एग्जाम में स्टैटिक बन के आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मत्स्य यानी कि मछलियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा है। आज के प्रश्न में बात अंडमान निकोबार की हो रही थी, तो वहां पे ले चलता हूँ आपको। ये रहा मैं अपना अंडमान निकोबार।
और इसकी कैपिटल पहले हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, अभी भी वही है, लेकिन इसका नाम बदल के अब श्री विजयपुरम कर दिया गया। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी है। कुछ और स्टैटिक बताऊं यहाँ से, तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। बैरन द्वीप ही उसका नाम है, अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये आपको ग्रेट निकोबार में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना, सब मैंने आपको कवर करा दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की, तो आंसर होगा गुजरात ने। योजना का नाम है नमो लक्ष्मी योजना, गुजरात ने इसको शुरू किया। शुरू करने का उद्देश्य क्या है? छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में न छोड़ दे। तो साहब आपको समझ में आ रहा है, इसमें छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। और कहां से कहां तक की छात्राओं को? 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। कितनी कितने रुपए मिलेंगे वो भी बता दूं। देखो, 9वीं और 10वीं के छात्राओं को टोटल 20,000, मतलब 10,000 9वीं जब कर लेंगी और 10वीं कर लेंगी तो 10,000, तो 9वीं और 10वीं टोटल 20,000। उसी तरह से 11वीं और 12वीं कर लेंगी तो 15,000, यानी कि टोटल 30,000 रुपए मिल जाएंगे। इस तरह से टोटल 4 सालों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल हो गए, 4 सालों में 50,000 रुपए उनको दे दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी स्कूल की छात्राओं को, बल्कि प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को भी इसमें कवर किया जाएगा। पर इसमें कंडीशन रख दी कि उन बच्चियों के परिवार की जो इनकम है वो 6 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा नहीं हो। तो इसमें गुजरात सरकार ने कहा इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 1250 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, और इससे 12 लाख से ज्यादा छात्राओं को इस योजनाओं का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो योजना कौन सी है? नमो लक्ष्मी योजना, गुजरात ने शुरू किया। किन छात्राओं को फायदा मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे, वो सब मैंने आपको बता दिया। पहले कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद गुजरात लेकर के चलूंगा। ये सभी योजनाएं करंट अफेयर्स में रही है, तो ध्यान से सुनना। भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए, स्किल देने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की, और अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने शुरू की, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात ने। राजभवन अन्न धन योजना गोवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। गज मित्र योजना ये असम में शुरू हुई। ठीक है, बाकी गुजरात अब लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा मैप में गुजरात। तो कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया। पशु है एशियाई शेर। वृक्ष है बरगद। पुष्प है गेंदा। गरबा डांस होता है, डांडिया होता है। वंसडा नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। कडाना बांध है माही नदी पर। और दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो नागोबा जतारा ये भारत के आदिलाबाद जिले तेलंगाना में आयोजित एक हिंदू आदिवासी त्योहार है। 10 दिनों तक ये चलता है, याद रखना। और इसे गोंड जनजाति विशेषकर मेसराम कबीले के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसमें गोंड जनजाति की जो नृत्यकियां होती हैं उनके द्वारा इस मौके पर गुसाड़ी नृत्य किया जाता है। तो आप कह सकते हो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो आदिवासी त्योहार है, आदिवासी जो उत्सव है, वो तो समक का सरलम्मा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये नागोबा जतारा है, जो कि आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में इसका आयोजन होता है। और इसी कारण से इसको कई बार केसलापुर जतारा के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी फरवरी के महीने में ही इसको मनाया जाता है। तो नागोबा जतारा कहाँ मनाया जाता है, प्रश्न ये था, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अब फेस्टिवल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद तेलंगाना हम चलेंगे। तो देखो, अगर पूछे जजया स्वामी फेस्टिवल, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण हुआ था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। दिव्यांग जनों के लिए होता है। शिग्मो उत्सव गोवा में 15 दिनों तक चलता है। भारत तरंग महोत्सव 2025 हुआ था नई दिल्ली में।
और ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव कहा जाता है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, विशु उत्सव केरल, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 हुआ था मिजोरम में, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल महोत्सव झारखंड, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूर पुरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर और राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 उत्तराखंड के देहरादून में। अब आज हमने पढ़ा था नागोबा जतारा, जो आदिवासी त्योहार है, कहाँ पर होता है? तेलंगाना। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था कब? 2 जून 2014 को। कैपिटल इसकी हैदराबाद हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, पशु है जिंका हिरण, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू, उत्सव है सदर सम्मेलन। अभी आपको याद होगा निवेशक देवी पहल का दूसरा चरण अभी शुरू हुआ था हैदराबाद में, बथुकम्मा उत्सव मनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम, अभी विंग्स इंडिया के बारे में पढ़ा था, इसका आयोजन होता है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में ही। और थीम याद रखना, इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर इसकी है, इंपॉर्टेंट रहती है, थीम आती है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो अभी हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, इन्होंने संबलपुर जिले के लापुंगा में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आदित्य एल्यूमिनियम प्लांट में भारत की पहली FRP यानी कि फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट को अभी इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया। और ये परियोजना 5,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। अच्छा, ये फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गया? इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम को रोलिंग प्रोसेस से शीट कह दो, फॉइल कह दो या प्लेट में बदला जाता है। और इस फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम का जो उपयोग है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पैकेजिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो प्रश्न यही था हमारा कि भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का भी उद्घाटन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां पे? संबलपुर जिले के लापुंगा में। अब उड़ीसा में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहले तो याद रखना, उड़ीसा ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। मतलब उड़ीसा में भारत के बॉक्साइट का 50% से अधिक संसाधन है। मतलब सबसे ज्यादा बॉक्साइट आपको उड़ीसा में मिलेगा सभी भारतीय राज्यों में बात करेंगे तो। और बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, मतलब बॉक्साइट से ही हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर प्रश्न बने कि भारत का पहला एल्यूमिनियम प्लांट कौन सा था, तो ये था एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1937 में स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल में। लेकिन पूछ ले, भारत का पहला एल्यूमिना रिफाइनरी ये कौन सी है? तो म्यूरी वर्क इसका नाम है, और इसको शुरू किया था इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ने। कब? 1948 में। और ये है कहां पर? ये म्यूरी वर्क इसका नाम है, ये है कहां पर? म्यूरी झारखंड में है। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि एल्यूमिनियम प्लांट और एल्यूमिना रिफाइनरी में क्या अंतर होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एल्यूमिना रिफाइनरी क्या करती है, जो बॉक्साइट और होता है, जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो उसका कच्चा माल है, जिसे आप कहते हो बॉक्साइट, तो उसको ये एक सफेद पाउडर में क्रशिंग करके, मतलब उस बॉक्साइट को क्रशिंग करके, पीस करके, जो समझो एक सफेद पाउडर में ये तब्दील कर देती है। और उस सफेद पाउडर को ही एल्यूमिना कहा जाता है। तो ये काम तो होता है एल्यूमिना रिफाइनरी में। अब आगे की प्रोसेस होगी एल्यूमिनियम प्लांट में। ये जो पाउडर बना है, ये जो एल्यूमिना बना है, इसको आगे प्रोसेस करके ही एल्यूमिनियम बनता है। मतलब जो पहले कच्चा माल है, जो जिसे आप बॉक्साइट बोलते हो, बॉक्साइट और उसको पीसेंगे, जो भी केमिकल प्रोसेस होगा वो करेंगे और एक पाउडर बना देंगे, तो उसको बोलता है एल्यूमिना। ये प्रोसेस हो गया एल्यूमिना रिफाइनरी में। तो भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी थी म्यूरी वर्क, कहाँ पे? झारखंड में आपको मिलेगी। अब जो आगे की प्रोसेस होता है, इस एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम बनाएंगे, वो बनाते हैं एल्यूमिनियम प्लांट में। तो भारत का पहला एल्यूमिनियम प्लांट ये है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। बाकी आज के प्रश्न में हमने उड़ीसा की बात करी थी, तो उड़ीसा ले चलता हूँ। ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा में ये जो आपको दिख रही है चिल्का लेक है। जैसे आप कहोगे कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी की लगून झील है, ये उड़ीसा में मिलेगी।
कुछ और प्रश्न देखते हैं उड़ीसा से। पहले तो स्टैटिक देखते हैं कुछ। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर हो गई है। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया। पक्षी है इंडियन रोलर। वृक्ष है पीपल का। पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुड बांध है महानदी पर। इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसको पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। क्लासिकल डांस हो गया ओडिसी। क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर भी है यहाँ पर, जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखो। नुआखाई महोत्सव हो गया। रजा पर्व हो गया। बाली यात्रा हो गया। कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया। छऊ महोत्सव हो गया। बोईता बंदना महोत्सव हो गया। शीतल षष्ठी पर्व हो गया। धनु यात्रा उत्सव हो गया। ये सब उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब बनाया गया? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। तो क्योंकि 27 जनवरी 1888 1888 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना होती है, तो उसी की याद में ये दिन मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। अच्छा, आज मैं आपको जब भी डे वाला प्रश्न आता है, वैसे हर बार पूरे महीने के इंपॉर्टेंट डेज स्टार्टिंग से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज नहीं रिवाइज कराऊंगा क्योंकि डेली लगातार मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है आप खुद से एक बार लिखो। एक तरह से टेस्ट समझो आज, और देखो कि आपको कितने डेज याद है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट अभी शुरू किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने जियांगसू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट को शुरू किया है। तो 600 मेगावाट की स्थापित क्षमता, ये पावर की यूनिट है। वॉट, मेगा मतलब 10 की पावर 6। तो इसकी स्थापित क्षमता है 600 मेगावाट। और 2400 मेगावाट आर, मेगावाट आर ये किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की, पावर इनटू टाइम। तो 2400 मेगावाट आर की एनर्जी स्टोरेज क्षमता वाला ये प्लांट है। ये हर साल 6 लाख घरों के लिए बिजली जरूरत को पूरा कर सकता है। अच्छा, ये प्लांट काम कैसे करता है? तो रात के समय में स्पेशली इन्होंने कहा, जब बिजली की मांग कम होती है तो उस समय जो अतिरिक्त बिजली होगी उसका उपयोग करके हवा को कंप्रेस करके इसे भूमिगत गुफाओं में स्टोर करेंगे। और जब बिजली की मांग अधिक होगी तो ये कंप्रेस हवा को गुफाओं से छोड़ेंगे, जिससे वो टरबाइन में जाएगी। टरबाइन घुमाएगी, जनरेटर घूमेगा और बिजली बनेगी। तो ये इस तरह से काम करेगी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है, जिसको शुरू किया अभी चाइना ने। अब चाइना ने किया तो ले चलते हैं आपको चाइना भी। ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग हो गई है। यहीं पर आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन भी है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आप जानते हो एशिया की सबसे लंबी जो नदी है यांगत्से नदी है, चीन में बहती है। चीन के जो शंघाई शहर है इसी के किनारे है। चीन का शोक ये हुआंगहो नदी को कहते हैं, जिसे येलो रिवर भी कहते हैं। बाकी अभी हमने पढ़ा था चीन के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्सेल वर्सेल पुरस्कार मिला था, और ये अवार्ड यूनेस्को देता है। अभी 12वें नंबर के वर्ल्ड गेम्स जो हुए थे 2025 में, चीन के चेंगडू शहर में हुए थे। अगली बार होंगे ये जर्मनी में 2029 में। दुनिया का पहला विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये भी अभी चीन में हुए थे। और अभी 2025 में जो एससीओ की 25वीं बैठक हुई थी, चीन में हुई थी। और 11वीं वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन भी हुआ था हांगझाऊ चीन में। इसमें पहले स्थान पे चाइना, फिर भारत, फिर जापान था। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट ये शुरू किया चीन ने। विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम द्वीप बनाएगा चाइना। और चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई है, उसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। और वैसे चाइना ने अभी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी बनाया था, इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये एक रोड ब्रिज है और इसकी ऊंचाई है 625 मीटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना चाइना से। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, अपना पूरा समय लगाता हूँ, ताकि आपको बेहतरीन प्रश्नों के साथ साथ बेहतरीन जानकारी, और खास तौर पे हर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए। हर पॉइंट्स इस तरह से बताता हूँ ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ ले तो वो आपका कवर हो पाए। ये मेरी कोशिश रहती है, मैं अपना 100% देता हूँ। बाकी फिर भी आप लोग बताइएगा कैसा लगा सेशन। अच्छा लगे तो प्लीज इस सेशन को, इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। पूछा था पीएम मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? केरल।
और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष अभी बन गए हैं शेख जोआन बिन हमद अल थानी। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब जीत लिया है कलिंगा लांसर्स ने। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। WPL इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई नेट साइबर ब्रंट। और इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन हुआ गोवा। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया 28 जनवरी को। तीसरी अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक अभी हुई कोच्चि में। और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया। वे किस संस्था के अध्यक्ष रहे? BCCI। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया, अजीत पवार नाम है। और आखिरी प्रश्न था कि एक बुक है रेड लाइन्स रेड ड्रॉन, इसका संबंध है ऑपरेशन सिंदूर से। बाकी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तथा संशोधित भारत नेट परियोजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पंजाब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।